नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। खैर फ्रंट पेज पे देखते हैं। फ्रंट पेज पे ये स्टैन स्वामी की डेथ हो गई कस्टडी में, ये सारा देखो डिटेल में हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो भी बॉडीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व उनके बारे में कल मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था, वो आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो उन बॉडीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे है वो है यहाँ पे कि अभी सीबीएसई ने नया प्लान तैयार किया है जिसमें अभी जो एकेडमिक ईयर 2021-22 का है उसमें कोविड के चलते 2 बोर्ड एग्ज़ाम कराने की बात की है 10th और 12th के लिए मॉडिफाइड सिलेबस के साथ में। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 इसको श्रेया सिंगल केस में 2015 में स्क्रैप कर दिया था। उसके बावजूद अभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस प्रोविज़न का यूज़ करके कुछ लोगों को जेल में डाल रही है, जो कि बहुत ही गलत है। जानेंगे मुद्दा पूरा। इसके अलावा आईटी जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर के देखो अभी भी बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ ट्विटर है तो दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी लेटेस्ट क्या है वो भी जानेंगे और एक छोटा सा रिवीजन भी देख लेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा इस राजस्थान वाले पेज पे हम देखो 2 न्यूज़ देखेंगे लास्ट में। एक तो एफसीआई प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और एक गाँव में अब किस तरीके के रोजगार की ज़रूरतें होने वाली हैं वो जानेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। एडिटोरियल पेज पे देखो हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में 2-3 बार, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे यहाँ से, कुछ 1-2 पॉइंट्स नए मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएपीए एक्ट का जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 है, बोला इसने इस सेक्शन ने बेल देने में बड़ी परेशानियां की हैं। बेल जल्दी से ग्रांट होती नहीं है और स्टैन स्वामी का जो केस है वो आपको पता ही है, उससे कनेक्ट करके देख लेंगे। इधर वर्ल्ड पेज पे समरी लेंगे। बाकी एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर है कि हैकर्स ने देखो कंपनी का डेटा चोरी कर लिया और उनको लॉक कर दिया। ये कहा कि $70 मिलियन का हमें पैसा दो, फिर उसके बाद में आपके डेटा को हम रिलीज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अपने आप में ये आज की सिचुएशन को देखते हुए ये नॉर्मल हो चुका है। इकोनॉमी पेज पे हम बात करेंगे ओपीईसी के बारे में थोड़ा सा। फिर डीपीआईटी ने अभी एक पैनल स्टैब्लिश किया, उसके बारे में। ई कॉमर्स कंपनीज़ के द्वारा कुछ रिक्वेस्ट की गई है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से, उनके बारे में। और बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पे। वर्ल्ड और स्पोर्ट्स पेज पे थोड़ी सी समरी ले लेंगे लास्ट में। देखते हैं हम डिटेल में। देखो पहली न्यूज़ तो ये है कि कोविड रिवीजन किया है 2022 के लिए। सीबीएसई ने अभी प्लान किए हैं 2 बोर्ड एग्जाम्स की 10वीं और 12वीं के लिए, ठीक है, जिसमें मॉडिफाइड सिलेबस होगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए अभी प्लान चेंज किया है। और इसमें कहा है नोटिफिकेशन में कि बोर्ड जो है वो सिलेबस भी अनाउंस कर देगा टाइम पे कि कौन से सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चन होने वाले हैं, और 2 एग्जाम्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखो पिछली बार भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई थी जब सिलेबस को 30% से रिड्यूस कर दिया था। ऐसे में अभी जो 2 एग्ज़ाम होगी उसका तरीका क्या होगा। एक तो टर्म 1 एग्ज़ाम होगी जो कि नवंबर-दिसंबर 2021 में हो जाएगी, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसमें फर्स्ट हाफ में जितना कुछ भी सिलेबस बताया जाएगा उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 90 मिनट का एक एग्ज़ाम होगा जो कि स्टूडेंट को अपने स्कूल में देना है, या फिर उसके बाद में कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गई कि मान लो कि वो स्कूल में जाकर के नहीं दे पा रहा है तो घर पर उसके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। बोर्ड है वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर देगा और साथ में मार्किंग स्कीम भी स्कूल्स को सेंड कर देगा। अच्छा, अब एग्ज़ाम अगर ये फर्स्ट टर्म की स्कूल में हो रही है तो उस टाइम पर एग्ज़ाम देने के लिए कौन आएगा। जो इन्विजिलेटर्स हैं वो एक्सटर्नल होंगे, दूसरी स्कूल से आएंगे, ठीक है। ऐसे में एक तो ये हो गया। दूसरा टर्म जो होगा वो मार्च-अप्रैल 2022 में हो जाएगा और एग्ज़ाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम कराया जाएगा और एक बोर्ड एग्ज़ाम की तरह कि हाँ बोर्ड के द्वारा सेंटर्स फिक्स कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम की, जो नॉर्मल बोर्ड में एग्ज़ाम के ट्रेंड होते हैं उसी तरीके से। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर उनको लिखना है। अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं हुई, मान लो कि कोविड-19 की वजह से परेशानियां हो गई, तो ऐसे में देखो टर्म 2 का एग्ज़ाम भी फर्स्ट टर्म की तरह ही हो जाएगा, 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो जाएगा। अब देखो ये बात ऐसी है कि ओवरऑल देखने वाली बात है कि एक तो सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा कि कितना उसमें सिलेबस कवर कराना है फर्स्ट टर्म के टाइम पे, कितना सेकेंड टाइम पे। इसके अलावा कि अगर मान लो कि कोविड के चलते फर्स्ट टर्म नहीं हो पाई, ठीक है,
तो आपको फर्स्ट टर्म नहीं हो पाई और सेकंड टर्म आराम से हो जाती है, तो ऐसे में फर्स्ट टर्म का वेटेज डाउन कर दिया जाएगा और सेकंड टर्म के बेसिस के ऊपर इवैल्यूएशन होगा और इंटरनल जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे। अगर मान लो कि सेकंड टर्म नहीं हो पाता, फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे मैनेज किया, और दोनों ही नहीं हो पाते हैं, फिर जो अभी मेथड अभी यूज़ किया गया है जिसमें जो स्केलिंग है वो भी हो जाएगी, जिसको मॉडरेशन बोला जाता है मार्क्स के लिए। ठीक है, मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा और जो स्कोर है वो बच्चे की जो इंटरनल असेसमेंट है उसी के बेसिस पे डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा स्कीम जो हमने देख लिया। चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 6 साल पहले आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66 ए है उसको हमने स्क्रैप कर दिया था, उसके बावजूद आज 6 साल बाद में भी ये यूज़ हो रहा है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये शॉकिंग है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी भी इस सेक्शन को, इस प्रोविज़न को यूज़ कर रही हैं जो कि हमने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सेक्शन 66 ए क्या था। इसमें देखो ये कहा गया था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी कोई एक्टिविटी करता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू करे, चाहे टैबलेट पे करे या इंटरनेट पे करे, कंप्यूटर के थ्रू करे, जिसके चलते लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको ऑफेंसिव कंसिडर करे या मेनेसिंग कंसिडर करे इस आईटी एक्ट के प्रोविजंस के बेसिस पे, तो ऐसे में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और सज़ा हो जाएगी 3 साल तक की मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़, ये प्रोविज़न था। फिर होता क्या है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल एक लीगल एक्टिविस्ट है, ठीक है, उन्होंने केस लगाया कि भाई एक चीज़ बताओ कि अगर कोई भी बंदा अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर यूज़ करे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है, दूसरा उसी एक्ट के ये जो हमारा फंडामेंटल राइट में 19 है आर्टिकल, इसी के क्लॉज 2 में है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है एक स्टेट जिसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेसिस पे होता है। और आर्टिकल 19(1) है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हाँ, आप अपने लिमिट्स में रह करके जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट इंपोज करता है उनके अंदर रह करके आप अपनी जो भी सोच है आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन 66 ए है ये तो ब्लैंकेट बैन करता है अगर कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। बेसिकली हो क्या रहा था कि सेक्शन 66 ए का यूज़ किया जा रहा पॉलिटिशियन के द्वारा, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ कि मुंबई में बाला साहब ठाकरे के डेथ होने के बाद, उनके डिमाइस के बाद में एक पोस्ट शेयर कर दी थी कि भाई इतना क्यों शट डाउन किया गया है मुंबई के अंदर, कि जबकि एक पॉलिटिकल लीडर ही मरे, बाकी पॉलिटिकल लीडर क्या पहले नहीं मरे थे क्या, ऐसे करके समथिंग पोस्ट डाल दी। तो उनको फिर वहाँ पे आप देखोगे अरेस्ट कर लिया गया। सेम चीज़ उधर वेस्ट बंगाल में भी देखी गई थी। ऐसे पॉलिटिशियन के लिए कोई भी बारे में कोई भी अगर कमेंट कर दिया किसी ने तो उनको फिर बाद में इस सेक्शन 66 ए के तहत सज़ा देनी शुरू कर दी। तो इस चीज़ को फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि ना तो इस एक्ट में आप देखो, ये एक्ट जो है ना तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उनके तहत इसको रोका, इस आर्टिकल को आपने बैकिंग दी है, और ना ही आपने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट दिया हुआ है उसको रोकने के लिए आपने प्रोविज़न किए हैं। तो इसमें लीगल बैकिंग की कमी थी। तो ऐसे में उस टाइम पर श्रेया सिंघल केस बोला जाता है इसको, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये कोई इसी एक्ट के साथ में नहीं है ये इशू, ये सेक्शन 66 ए जो है आईटी एक्ट का, इसके साथ ही नहीं है प्रॉब्लम, बाकी दूसरे लॉज के साथ में भी इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर पुलिस को या फिर जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको यही नहीं पता कि इस कानून का कौन सा प्रोविज़न लागू हो रहा है, कौन सा हट गया। ठीक है, तो कैसे आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सही से कर पाओगे जी। तो ये भी एक फ्लॉज है, बहुत कमियाँ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, तो ऐसे में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब के साथ में मिलकर के इस नॉलेज को स्प्रेड करने की बात कही है कि जो चीफ सेक्रेटरीज है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है सभी स्टेट के, उनके साथ में बातचीत की जाए कि ये जो जजमेंट है इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। पर आज 6 साल हो गए, उसके बावजूद भी अभी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। देखो ये राष्ट्रीय सिंगल जजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट न्यूज़ है, आईटी रूल्स अभी जो रिलीज़ किए गए हैं 2021 के, तो ट्विटर को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात कही है। देखो कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट पारित कर दे तो उसको देखो हम बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड।
ठीक है। ऐसे में आईटी रूल्स 2021 ये भी लॉ ऑफ द लैंड है और ट्विटर को बोला है ये मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे, इसके अलावा उनके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। पॉइंट क्या है कि जो अभी रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना था और दूसरे जो नोडल ऑफिसर्स थे, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, इनकी अपॉइंटमेंट ट्विटर ने कर तो दी, पर हुआ क्या कि उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसे में ट्विटर के पास में अब वो पर्सनल्स नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि ट्विटर ने जिन लोगों को इन पोस्ट पे अपॉइंट किया था वो बंदे यूएसए के हैं, जो कि होने चाहिए कहाँ के थे, इंडिया के। इंडिया के लोग ही, इंडिया के जो ऑफिसर्स होंगे वही तो अच्छे से समझ पाएंगे ना कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, लोग किस तरीके की प्रॉब्लम को एड्रेस कराना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी ज़रूरी थी। और ऐसे में अगर यूएसए के पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है तो वो देखो आईटी रूल्स का वायलेशन है, नॉन कंप्लायंस है, ये बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो आईटी रूल्स जो हैं वो 2021 के डेडलाइन थी 26 मई से इनको इम्प्लीमेंट करना था। साथ में ये भी कहा था कि अगर आईटी रूल्स के साथ में कंप्लायंस नहीं रखे जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स का बेस है, तो उनको जो आईटी एक्ट 2000 एक्ट जो है उसमें सेक्शन 79 में सेफ हार्बर का जो प्रोविज़न किया हुआ है कि हाँ जी इन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कुछ शेयर करेगा तो इन प्लेटफॉर्म्स का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उस केस में, है ना। तो वो सेफ हार्बर वाला प्रोविज़न खत्म हो जाएगा जो हमने बार बार पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, सेफ हार्बर वाला। जिसका मतलब क्या होता है कि आईटी प्लेटफॉर्म ये है, किसी यूज़र ने कोई पोस्ट डाल दी, वो ऑफेंसिव पोस्ट थी, इसके चलते अब लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने एक्शन लेना शुरू किया। तो अब इस प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूज़र ने जो कंटेंट शेयर किया तो यूज़र के अगेंस्ट में आप एक्शन लो। अब अगर ये आईटी रूल्स को फॉलो नहीं किए जाते हैं जो 2021 के अभी रिलीज हुए हैं, तो अगर ये नहीं फॉलो किए जाते हैं तो इस केस में अब आईटी प्लेटफॉर्म की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, मतलब फ्री है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन आईटी प्लेटफॉर्म्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर इनको कोई हर्जाना भुगताने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। पर वो जो सेफ हार्बर जो दिया हुआ था ना वो प्रोविज़न खत्म हो जाएगा अगर आईटी रूल्स को फॉलो नहीं किए गए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पे, ट्रायम्फ ऑफ द पार्टी स्टेट। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की किस तरीके से पूरी हुई। देखो शुरुआत की बात की जा रही है। शुरुआत में चाइना में जब 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है उस टाइम पे किंग डायनेस्टी होती है वहाँ पे, तो किंग एम्पायर तो देखो डिक्लाइन की तरफ जाती है और चाइना में वो शुरुआत हो जाती है केओस की कि भाई अब कौन वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करेगा। ये वही टाइम था 1919 या फिर 1920s की बात कर लो आप, ठीक है। तो उस टाइम पर चाइना में ये होच पोच हो रहा था कि क्या किधर बढ़ा जाए, आगे कैसे बढ़ें, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट देखो आया ही था 1917 में। वहाँ पर अक्टूबर रेवोल्यूशन हो चुका था रशिया में, ठीक है। और जहाँ वहाँ पर जो जार डायनेस्टी थी उसको हटा दिया था और लेनिन ने फिर बाद में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट कॉन्सेप्ट को शुरू कर दिया था काम। तो उसी चीज़ को फैलाने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने इंडिविजुअल्स को तैयार किया, जिनमें से एक हमारे इंडिया के थे जिनका नाम था एम एन रॉय। तो एम एन रॉय को, जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, उनको भी तैयार किया और कहा कि चाइना में जाकर के कम्युनिज्म को स्प्रेड करो। और एम एन रॉय ने देखो इंडिया में भी आकर के इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की थी। रिजल्ट क्या होता है, May 4th स्टूडेंट मूवमेंट होता है 1919 का, जिसमें ये होती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उस टाइम पर कैपेबल नहीं थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी उसमें चाइना की जो ज़मीन जापान ने और जो वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने जो ऑक्यूपाई कर रखी थी चाइनीज़ लैंड को, उसको फ्री कराने में उस टाइम की सरकार फेल हो गई। तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स थे जो कि कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस हो चुके थे, कम्युनिस्ट सरकार जो थी लेनिन की लीडरशिप में जो स्टैब्लिश हुई थी रशिया में, ठीक है, उससे बड़ी इन्फ्लुएंस आई। तो ऐसे में May 4th स्टूडेंट मूवमेंट आता है और फिर बाद में टारगेट क्या कर लिया कि कैसे भी करके चाइना को हमें रीगेन करानी है, सारी जो एक कह सकते हैं ना हिस्ट्री जो है चाइना की, उसको रीगेन करवाना है कि हाँ हमारी टेरिटरी हमारे पास में है और जो भी हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, जो भी हमारी बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या हमारे साथ में प्रताड़ना जो की गई है उसका बदला लेंगे। रिजल्ट क्या होता है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हो गया था 1921 के लगभग माना जाता है, जो हम प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यही चल रहा है अभी। फिर होता क्या है, अर्ली डिकेड्स की बात करें तो अक्टूबर 1919 में माओ जेडंग लीडरशिप में
चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पकड़ बना ली और चाइना में अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर दी और बोल दिया क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ किया तियानमेन स्क्वायर में कि हाँ जी अब जो है वो सारी पकड़ रहेगी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। अब देखो वहाँ पर बहुत से सवाल जवाब ये चीज़ें हो रही थी और माओ जेडांग जो था इसके साथ साथ में दूसरे भी इंडिविजुअल्स थे जो वाकई में इनसे इंटेलिजेंट भी थे और साथ में पकड़ भी अच्छी थी उनकी, पर वही चीज़ है कि पार्टी को लेकर के आगे चलना था, उनका दिमाग में ये था, ठीक है। बट ऐसे में माओ जेडांग ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। इसमें क्या था कि उन्होंने जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर तो देखो उन्होंने दिमाग लगा लिया कि हमें कैसे भी करके हमारे खुद के कंट्री को हमें एक रेवोल्यूशनाइज करना है, जैसे सोवियत इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे कि कैसे भी करके पकड़ बनानी है हमें पूरे टेरिटरी पे सेंट्रलाइज्ड मैनर में। फिर माओ ने देखो दो कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया, एक तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक था यहाँ पर कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का काम तो क्या था, चाइनीज़ इकोनॉमी को रोबस्ट बनाना, और कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि चाइनीज़ लोग जो हैं उनकी सोचने के तरीकों को बदलना कि हाँ जी अब जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल चुकी हैं और जो कंजर्वेटिव और जो चल रहा था जो कुछ भी वहाँ पर सिस्टम बोलो वो कंजर्वेटिव है, काम का नहीं है, ज़्यादा लिबरल नहीं है, फ्यूडल सिस्टम चलता है, बोले कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोगों पे रूल कर रहे हैं, और एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट बना करके और अल्टीमेटली क्या कर दिया कि अब जो पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ जाएगी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग बन जाएंगे। तो ये दो चीज़ें शुरू की जाती है। वो बात ठीक है कि इन दोनों चीज़ों के चलते चाइना में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हो कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो चाइनीज़ इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी जितना एनविसाज किया गया था माओ जेडांग के द्वारा। कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर चाइनीज़ लोगों में भी कन्फ्यूज़न पैदा होने लग गया था कि ये चाह क्या रहा है इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ आप देखो कि इसके साथ के जो दूसरे इंडिविजुअल्स थे माओ जेडांग के, उन लोगों को स्टालिन की तरह इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया। स्टालिन की तरह कैसे कि स्टालिन जो था लेनिन के बाद में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बनता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वही लीडर होता है, तो उसने अपने साथ के सभी इंटेलेक्ट्स को मरवाना शुरू कर दिया था जो भी स्टालिन को क्वेश्चन कर रहा था, और यही चीज़ इसने की और इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि मेरे अपोजिशन में कोई आकर के खड़ा ना हो जाए। अल्टीमेटली इसने क्या किया, खुद के हाथ में सारी पावर ले ली। और देखो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, ये मैसिव फेलियर बन के उभरे और इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई चाइना की बहुत बुरे तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। जहाँ पर आप देखो फैमीन आए थे, सही मैनेजमेंट नहीं होने के चलते चाइना में फैमीन आए थे, लोग भुखमरी के चलते मरे थे। फिर देखो माओ जेडांग की डेथ हो जाती है 1976 में। फिर डेंग जियाओपिंग का रूल आता है और डेंग जियाओपिंग ने कुछ नए कदम उठाए और उसमें जो मेन था वो था चाइना की इकोनॉमी को लिबरल करना, ओपन अप कर देना। इस चीज़ में आप देखो जो कि आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव खुल ही रहा है तो थोड़ा और ओपन अप कर दिया जाए कि चाइना में क्यों ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था या कल्चरल रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट था ये फेल क्यों हुआ। इसके पीछे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कम्युनिज्म कंट्रीज़ में क्या होता है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में कि जो भी एसेट्स है ना, जो भी ज़मीन है या जो भी प्रॉपर्टी है उस देश के अंदर है, उस टेरिटरी के अंदर, उस बॉर्डर के अंदर, उस पर सारी पे अधिकार रहता है वहाँ की सरकार का। अब आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो लोग भी हैं तो उन लोगों को वो काम मतलब कोई भी वेलफेयर या कोई भी चीज़ अगर सरकार के द्वारा दी जा रही है, मतलब वो लोग काम किसके लिए करेंगे, सरकार के लिए, सरकार का ही वहाँ पर पूरा सिस्टम है। तो कोई काम, कोई तो निकम्मा है, कोई बहुत मेहनती है, तो क्या ये दोनों बराबर में काम करेंगे? क्योंकि इनके अंदर आप देखो कि जो मेहनती है वो भी अपने काम में एफर्ट्स कम लगाने की आदत डाल लेगा कि भाई जब मैं मेहनत करूंगा तो भी मेरे को 5 रुपए मिलने हैं और नहीं करूंगा तो भी 5 ही मिलने हैं, तो करने में क्या फ़ायदा है। एक तो ये। दूसरी चीज़, कोई भी आदमी अगर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या अपनी इनोवेशन को अप्लाई करके कुछ अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करे, पैसे के मामले में इकोनॉमिकली अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करे, तो उसको अब जब तक यही नहीं एहसास होगा कि भाई ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है ना, और अगर ज़मीन का टुकड़ा मेरा है और यहाँ पर जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, तब तक कोई भी इंडिविजुअल अपने दिमाग को लगाना पसंद ही नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, माओ के टाइम पे एक ही चीज़ थी
कि हाँ जी ये पूरी ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, अब आप इस पे काम करो और आपको कभी भी सरकार जो है वो वहाँ से हटा सकती है। तो कौन वहाँ पर उन खेतों के अंदर मेहनत करता जी, कौन वहाँ पर इंडस्ट्री लगा करके ज़्यादा मेहनत करता। तो ऐसे में क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट जो था वो फेल हो गया और डेंग जियाओपिंग ने इसी को चेंज करने की कोशिश की। क्या कि अब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट दे दिए, बोल दिया कि भाई ये जो खेत है छोटा सा, ये खेत आप ही का है, बस हाँ आपको 30 या 35 साल तक के लिए हम दे रहे हैं, आप आराम से यूज़ करो, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, बस जो टैक्स जो लगेगा वो आप दे दो। तो ये कुछ चेंजेस फिर इसने डेंग जियाओपिंग ने लाने शुरू कर दिए थे। अब आप देखोगे अपनी जो कॉन्सेप्ट थी उसमें एक तो क्या माओ ने क्या गलती कर दी थी, वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सेंटर में कुछ प्लान किया और उसको स्टेट्स तक पहुंचा दिया कि भाई अब इसको इंप्लीमेंट करो। तो वो चीज़ कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी। माओ इसने डेंग जियाओपिंग ने क्या किया कि भाई आप अपनी लोकल रियलिटीज़ को समझो, प्रोविंशियल रियलिटीज़ को समझो, डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स बनाओ, उन पर काम करो, और उसी का रिजल्ट क्या है कि चाइना अब धीरे धीरे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होने लग गया था। अब देख सकते हो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी उसने किए, कंपनी अपने कंट्री को ओपन भी किया कि हाँ फॉरेन कंपनीज अगर आकर के इन्वेस्ट करना चाहे कर सकती हैं। इसके अलावा चाइनीज़ डायस्पोरा, जैसे कि भारत के जो लोग बाहर जाते हैं जैसे अमेरिका में या फिर यूरोप में, तो वहाँ पर भारत अपनी बात को मनाने के लिए अपने डायस्पोरा, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं ओरिजिन यहाँ से और रह रहे हैं वहाँ पे यूएस में यूके में, तो वहाँ पर हमारी बात को मनवाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ जो थी वो शुरुआत कर दी चाइना ने डायस्पोरा को भी। इसके अलावा नेबर्स के साथ में अपने जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल करना शुरू कर दिया। डेंग जियाओपिंग का पीरियड ही था जिस टाइम पे हमारे भी थोड़ी बहुत बातचीत होने लग गई थी कि हाँ जी चाइना और इंडिया के बीच में अब लड़ाई नहीं करनी है। और 1962 का जो वॉर था उसके बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो विजिट था वो डेंग जियाओपिंग के पीरियड में ही था। तो ऐसे अपने आसपास के देशों के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको भी सेटल करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि जब तक आपकी बॉर्डर्स सेटल नहीं है ना तब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं बनोगे, और इकोनॉमिक पावर जब तक आप नहीं बन सकते तब तक आप मिलिट्री पावर या फिर एक सुपर पावर बनने की सोचो ही मत। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ इंडिया को भी पता है अच्छे से, तभी तो हम इकोनॉमी करते रहते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा, वो बात अलग है अचीव होता है कि नहीं होता, पर टारगेट्स रख रहे हैं इसका मतलब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रखा है सरकार ने अच्छे से। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो डेंग जियाओपिंग के टाइम पे ऐसा नहीं था कि हाँ जी रशिया की यूएसएसआर का ही फेवर कर दिया कोल्ड वॉर के टाइम पे या फिर यूएसए का ही, बोलो दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत थी, एंगेजमेंट लगातार थी, और चाइना को वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट करना और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना। तो ऐसे में क्या हो गया, एक विश्वास होने लग गया पूरे विश्व को कि हाँ जी चाइना पूरे देश दुनिया के लिए अच्छा काम कर सकता है। एक तो ये, पर दूसरी तरफ आप देखो कि डेंग का जो काम करने का तरीका था वो माओ से इतना ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं था, कि जिस तरीके से माओ ने अपने ऑपोजिशन में जो भी लोग थे उनको रूथलेसली रगड़ दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बोले सेम चीज़ डेंग ने भी की थी। और साथ में ये भी कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको ये कह दिया था कि आप तो कम्युनिज्म को प्रमोट करो कैसे भी करो। होता क्या है कि तियानमेन स्क्वायर, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती है और वो कहते हैं कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, चाइना में कम्युनिस्ट रूल नहीं चाहिए। आप देखोगे वहाँ पर उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को खुले आम गोलियों से भून दिया जाता है। 1989 का ये किस्सा है। तो आप देख सकते हो कि अपने ऑपोजिशन को तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रीट किया डेंग जियाओपिंग ने जैसे कि माओ ने किया, पर दूसरे जो इकोनॉमी के पॉइंट थे उनमें थोड़े चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे, जिसका रिजल्ट क्या है कि आप देखो फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना, एजुकेशन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना, पॉलिटिकल अपरेटस थे उनको भी अलग अलग तरीके से यूज़ करना जिससे कि पावर सेंट्रलाइजेशन बनी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कोई चैलेंज ना करे लोकली। ये सारी चीज़ें हुई और रिजल्ट क्या रहा, चाइना एक इकोनॉमिकल पावर की तरह से ग्रो करना शुरू हो गया था। ठीक है, अब आप देखोगे कि एक तरफ तो चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था और पॉलिटिकली स्टेबल हो रहा था, पर दूसरी तरफ वहाँ पर एक तो पर्सनल इनइक्वालिटीज़ कि गांव के लोगों के और शहरों के लोगों के बीच में जो इनकम गैप था वो बहुत हो गया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना हो गया कि आपने केवल और केवल पैसे वाले बनने के चक्कर में ये ध्यान नहीं दिया कि नदियाँ कितनी पॉल्यूटेड हो रही हैं, कितने जंगल काट दिया आपने। और सेम चीज़ होने लगी कि जब आप अपने ऑपोजिशन के लीडर्स को मरवाना शुरू कर देते हो तो पॉलिटिकल डिसअफेक्शन भी आना लग जाता है कि वहाँ पर आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है लीडरशिप के अगेंस्ट में।
तो देखो डेंग के बाद में फिर दो लीडर्स आते हैं जिसमें जियांग जेमिन और फिर हु जिनताओ। इन्होंने भी देखो मोर और लेस इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू किया और डेंग ने ही देखो नींव डाली थी चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। अब बात आ जाती है सी जिनपिंग के इरा की। देखो चाइना का जो ड्रीम था ना सुपर पावर बनने का, उसमें शुरुआत ये थी कि शांति से साइलेंटली आप ग्रो करो इकोनॉमिकली और फिर बाद में अपनी पावर को मनाना शुरू करो। और वो टाइम आ जाता है जब 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आता है और वेस्टर्न इकोनॉमीज कोलैप्स करना शुरू कर देती है। आज देखो चाइनीज विजडम, चाइनीज मॉडल एक ब्रांड बना दिया है चाइना को कि बोलो डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेटिक मैनर में जो काम कर रहे हैं लोग, बोलो उससे भी बढ़िया ऑप्शन है चाइना का मॉडल। तो एक आइडियोलॉजिकल इफेक्ट भी आप देख सकते हो कि अपनी आइडियोलॉजी का भी एक्सपेंशन करना चाह रहा है, जैसे कि यूएसएसआर कोई ज़माने में कोल्ड वॉर के टाइम पे करता था। ठीक है, सी जो है देखो सेंट्रलाइजेशन बहुत हद तक कर चुका है अपने हाथों में, चाहे पार्टी की बात करो या फिर आप देख लो कि कंट्री की बात करो, सारे ऑफिसेस खुद के हाथ में ले लिए हैं। अब बोला तो ये जाता है कि सी जिनपिंग जो है वो माओ जेडांग के बाद में सबसे पावरफुल लीडर निकल के आ रहा है चाइना का, पर अभी तक कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी टाइम है। पर फिर भी दो चीज़ें देखो, एक तो ऑफिस अपने हाथों में ले लिया, सेंट्रलाइजेशन बहुत हद तक अपने हाथों में कर लिया और अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट कर रहा है, कभी करप्शन के चार्जेस पे, कभी कैसे सजा पे सजा देकर के अपने उन जो भी ऑपोजिशन में खड़े हैं ना लोग, उनको ख़त्म कर रहा है। काम वही माओ जेडांग ने किया और वही काम डेंग जियाओपिंग ने किया, वही शी जिनपिंग कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि वो लगातार प्रैक्टिकली सभी सेक्टर में अपनी पकड़ बना रहा है। जैसे कि चाइना की जो पार्टी है, पार्टी स्टेट है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी खुद और उसका जो पकड़ पूरे देश पर है, वो चाहे इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, इंटेलेक्चुअल स्पेस हो, हर एक चीज़ में पार्टी को सुपीरियर बना दिया गया है। और इसी चीज़ के लेकर के आप देखो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी कर दिया गया और चाइना के इस करंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इतना ज़्यादा एक्सपेंशन, इतनी पावर दे दी है कि जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक बोला प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यही बने रहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या पावर आएगी। ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसकी कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिस्टेक्स बहुत है, कोर्स ऑफ करेक्शन भी बहुत है, तो इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और चाइना कर भी नहीं रहा है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करता रहता है करेक्शन। पर समस्या ये है कि चाइना की जो लीडरशिप है ना वो बड़ी पावरफुल है। मतलब ये है, देखो चाइना के खिलाफ आज माहौल तो बहुत बना हुआ है चारों तरफ, चाइना में इंटरनली भी बहुत ऑब्जेक्शन है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की डिमांड अभी नहीं होती है, पर चाइना की जो मेन पार्टी है वो ही सारी अपने हाथ में रखती है, इवन मीडिया भी उनके हाथ में है। तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत मीडिया को फ्रीडम दी हुई है, वो ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, जबकि चाइना में मीडिया क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है। अब मीडिया ही जब क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी। प्रिंट मीडिया ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की थी, हमारे लीडर्स ने किस तरीके से अवेयरनेस को स्प्रेड किया था। आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में कि आसपास के लोगों में जानकारी ऐसे फैलती थी न्यूज़पेपर से कि जो पढ़ा लिखा आदमी था वो बीच में बैठ जाता था, चाहे वो चाय की थड़ी हो चाहे कहीं पर भी, और फिर वो सबको एडिटोरियल्स पढ़ के सुनाता था कि कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो आइडियाज़ का प्रोपगेशन, अब वहाँ पर चाइनीज़ मीडिया को कंट्रोल ही वहाँ की पार्टी ने कर रखा है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो वो फिर बाद में अपनी बात को ओपनली कह ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसे में देखो डाउट्स तो बहुत है, मिस्टेक्स तो बहुत है, पर वहाँ की जो लीडरशिप है ना वो पावरफुल है। तो इसके चलते चाइना को चैलेंजेस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल भी चैलेंजेस हम देख रहे हैं, पर उसका भी उसने तोड़ निकाल रखा है, उस पर काम हो रहा है। तो चाइना के चैलेंजेस बहुत है पर लीडरशिप स्ट्रांग है। और टेक्निकल एजुकेशन और पॉलिटिकल एक्यूमन, मतलब अपने हाथ में पावर, पॉलिटिकल कंसंट्रेट करना और टेक्निकल एजुकेशन, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते चाइना जो है वो सारी परिस्थितियों को आसानी से सेटल कर सकता है। एक तरफ तो देखो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अभी तक भी अपग्रेड नहीं कर पाया चाइना। हमने कल परसों देखा था, एक न्यूज़ देखी थी जिस आर्टिकल था जिसमें बोले 650 के लगभग अभी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड, और उसमें से चाइना में है 350 से ज़्यादा के लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा लोकल डेट, जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनके ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, पर उसके बावजूद भी अपनी खुद की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक चाइनीज़ मॉडल को एक शो करने की कोशिश किया जा रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी डेंग जियाओपिंग के टाइम पे आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अब धीरे धीरे पॉपुलेशन चाइना की देखो डिक्लाइन कर रही है,
तो ऐसे में चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक कर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो देखो फोकस किया जा रहा है रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और टेक्नोलॉजीज पे, पर सवाल ये आ जाता है कि आपके पास में जब मैन पावर की कमी आ जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो ऐसे में अब क्या 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है चाइना ने। 2 चाइल्ड पॉलिसी की थी 2016 में, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है। तो ये चीज़ें क्या है, चाइना को सीधा सा दिखा रही है कि कमी है मैन पावर की। अब क्या है, देखो चाइना में स्किल की बात करो, हेल्थ की बात करो या लाइफ लॉन्गेविटी की बात करो, इन सभी चीज़ों में चाइना बहुत अच्छा स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता ही है कि हर तरीके से अपने आप को असर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। ग्लोबल ओपोजिशन की बात करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो देखो या इकोनॉमिक या मिलिट्री, हर जगह पे चाइना अपनी असर्टिवनेस के ऊपर काम कर रहा है कि कैसे भी करके मेरी पकड़ बने। और चाइनीज़ लीडरशिप इस चीज़ के लिए काम भी कर रही है और पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मैकेनिज्म चालू कर रखे हैं, जिसमें कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप और एशिया, जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरतमंद देश हैं उनको BRI के थ्रू अपने एग्रीमेंट में लेना, उनको लोन देना और उनको अपने जाल में फंसा लेना, जिसको चेक पॉलिसी या डेट पॉलिसी बोला जा रहा है। तो उसके चलते क्या हो जाता है कि फिर और ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट में जितने भी प्योर डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर डाउट्स आने शुरू हो गए हैं और एक इंटरनेशनल सिनेरियो भी क्रिएट हो रहा है। पर सवाल क्या है कि अभी चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, पैसा फेंकता है मार्केट में, और वही बात है, पैसा फेंकने वाला पावरफुल अपने आप ही होता चला जाता है। मटीरियलिस्टिक माहौल है ना आजकल, इसलिए। फिर देखते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशन है। देखो 1962 में हमने लड़ाई की, बट अभी तक भी हम वो चीज़ याद करते हैं जब भी हम रिलेशनशिप की बात करें। 1970 से लेकर के 2010 तक के बीच में थोड़ा बहुत शांति स्थापित होती है और यूँ लगता है कि हाँ सीनो इंडियन रिलेशन जो हैं वो थोड़े ठीक होंगे। रही सही में चाइना ने अपनी तरफ से गड़बड़ करनी कब शुरू कर दी और ज़्यादा, कि जब पाकिस्तान को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, और वो भी उसके लिए जब वो इंडिया की इंटरनेशनल एम्बिशंस को ऑब्जेक्ट करे या रोके। 1988 में हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की विजिट होती है, 3 बाउंड्री एग्रीमेंट्स होते हैं 1993 96, तो मतलब विजिट के बाद में है ना, 1993 1996 2005। बट उसके बावजूद भी 2013 में देप्सांग इंसिडेंट होता है, 2017 में डोकलाम इंसिडेंट होता है, और अभी करंट आप देख सकते हो ईस्टर्न लद्दाख इंसिडेंट हम फेस कर रहे हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन देखो, मुश्किलें तो बहुत है, कम नहीं है, ऐसी लगातार चलती रहेंगी। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी लगातार रहेगा और इकोनॉमिक कंपटीशन भी दोनों के बीच में लगातार बनेगा। और अब तो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बन चुका है, जहां पर चाइना तो अपने कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इंडिया में हम जानते हैं डेमोक्रेसी है। तो ये कुछ हम चीज़ें रिवाइज करनी थी, वो देख ली। आगे चलते हैं। फिर देखो एक्सप्लेन पेज पे ये रीडिंग सेक्शन 43D क्लॉज 5, इसको अगर हम देखें तो बेल मिलने में बड़ी परेशानियां होती हैं कोई भी इंडिविजुअल हो। देखो स्टैन स्वामी जिनकी डेथ हो गई, अभी वो पार्किंसन से ग्रसित भी थे, बीमारी भी थे उनके, तो उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी डेथ के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई हमें आप इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को आप रिव्यू करो, और इसके सेक्शन 43D क्लॉज 5 को चैलेंज किया था। अब ये 43D5 जो है ना, ये बेसिकली बेल से रिलेटेड है कि आपको जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही। तो पहले देखो ये है मुद्दा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है वो 1967 में आया था, ठीक है, और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में और 2012 में इसमें अमेंडमेंट लेकर के। और उसमें काम क्या था कि यूएपीए में अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को भी अरेस्ट कर लिया, तो अगर किसी को भी कोर्ट अगर बेल ग्रांट करे तो प्राइमा फेसी कुछ कंटेंट चेक करे। वो कैसे कि मान लो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट तो दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो कोई ना कोई कंटेंट तो वहाँ पे डालेंगे कि हाँ जी किस बेस पे हमने इनको अरेस्ट किया। तो बोला प्राइमा फेसी उस कंटेंट को आप अक्यूज के अगेंस्ट ही मानो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नैरोली डिटरमाइन कर लिया, मतलब एक तरीके नैरोली इंटरप्रीट कर दिया और ये कहा कि कोर्ट जो है वो एविडेंसेस को एनालाइज करने से पहले, जो कुछ भी है उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस हैं उनको एनालाइज करने से पहले ये देखे कि स्टेट ने जो अरेस्ट किया है उसके पीछे वजह क्या है, टोटलिटी ऑफ द केस को देखा जाए बजाय कि एकदम माइनर चीज़ों को। तो ये जो सेक्शन है ना 43D क्लॉज 5, ये बेल ग्रांट करने के अंदर हर्डल क्रिएट कर रहा है। इसके स्टेटमेंट देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, इस
पूरे लॉ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4th and 6th ऑफ दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन द बेल। सिंपल बात क्या होगी कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको इस एक्ट के चैप्टर 4th और चैप्टर 6th के तहत अगर पनिशेबल ऑफेंस के तहत उसको सजा दी जा रही है तो उसको बेल नहीं दी जाएगी, केवल इस बेसिस पे कि हाँ जी वो बेल डिमांड कर रहा है। देखा यह जाएगा कि जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपना पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो दे नहीं देते और फिर उसके बाद में ही उनकी सुनवाई की जाएगी। मतलब बेल दी जा रही है किसी को भी, मान लो किसी को UAPA एक्ट के तहत जेल कर दी, अब जेल देने से पहले अगर उसको बाद में उसको रिलीज करने की बात आ रही है, वो रिलीज हो गया, बेल पे जाना चाह रहा है, तो बेल पर जाने से पहले भी क्या बोला है कि जब तक आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं सुन लेते हो तब तक आप उनको बेल ग्रांट नहीं करोगे। तो ऐसे में ये हर्डल क्या है, और ज्यादा बढ़ गई। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कुछ भी दे रहा है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, प्राइमा फेसी आप टोटलिटी ऑफ द केस में देखो कि हाँ जी ये जो बात कही जा रही है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में वो सेटिस्फाई करने वाली है। तो ये चीज क्या हो गई कि जो सरकार का जो नुमाइंदे होंगे वो जो बात कहेंगे एग्जैक्टली बोलो वही माना जाएगा। तो ये चीज क्या होती है, बेल लेने के अंदर बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। ठीक है, ऐसे में देखो एक केस भी है यहां पर, जहूर अहमद शाह वताली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कहा भी था, इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि स्टेट का केस जो है वो एग्जामाइन ये करना है कि किस मेरिट पे उनको बेल ग्रांट करनी है। मतलब स्टेट क्या कहता है कि आप मेरिट्स चेक करो, ये बोला गया था। पर वही बात है कि अभी तक भी इस प्रोविजन को लगातार बनाए रखा जा रहा है और बेल लेने में परेशानियां आती रहती है। अब देखो डिफरेंट केसेस बताए जा रहे हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हो। अब बेल कब कब ग्रांट की गई है, एक तो केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब, जनवरी इसी साल की बात है, जब 3 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच जो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रमन्ना थे, उन्होंने ये कहा कि बेल ग्रांट करनी ज़रूरी है क्योंकि UAPA में जो कुछ भी आपने अभी प्रोविज़न किए हैं जिसमें बेल ग्रांट करने से पहले ये देखा जाता है कि मान लो कि किसी को 3 साल 5 साल की जेल हुई है और उसने अच्छा खासा टाइम जेल में बिता दिया है तो उसको फिर आप बेल दे सकते हो। मतलब 5 साल में से यूँ मानो कि उसने 1.5 साल 2 साल तक का टाइम जो है वो जेल में बिता दिया, 5 साल की सज़ा थी, तो ऐसे में अब उसको बेल दी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेलुगु पोइट वरवरा राव, उनको भी देखो एल्गर परिषद केस में अरेस्ट किया गया था स्टैन स्वामी के साथ साथ में। ठीक है, तो उनको भी इसी चीज़ को लेकर के बेल दी गई थी कि उनकी जो परिस्थितियां थी, उनके जो शारीरिक परिस्थिति, सिकनेस या फिर धीरे धीरे वो बूढ़े हो रहे थे वो चीज़, पर वही चीज़ तो स्टैन स्वामी के साथ में भी थी ना, पर स्टैन स्वामी के पास में टाइम कम था, उनको मतलब उनकी डेथ जल्दी हो गई। कुल मिला के बात यह है। सेम चीज़ आप देख सकते हो कर्नाटका हाई कोर्ट का भी। तो ऐसी बात नहीं है कि बेल नहीं दी गई है, पर क्या हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ओपिनियन रखे हैं, फिर उसके बाद में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो पा रही है। देखो सेक्शन 15 है, ठीक है, इस एक्ट का, जिसमें टेररिस्ट ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब वो भी इतने ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि जिसका यूज इजीली स्टेट जो है वो किसी को भी पकड़ने के लिए कर सकता है। तो ये चीज़ों को लेकर के अभी रिसेंटली ही हमें पता है 3 जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको अभी रिलीज़ किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट, जिनका नाम आप देख सकते हो देवांगना, कलिता, नताशा नरवल और ये जो आसिफ अली ताना, इनको जब रिलीज़ किया गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इस एक्ट को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो फिर ये बात को लेकर के फिर सरकार जो की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और इन्होंने एडवोकेट जनरल ने इन्होंने अपनी तरफ, एडवोकेट जनरल क्या मतलब जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने केस को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो कि जी बेल को तो हम रोकेंगे नहीं, बेल तो दे दो इनको जो 3 ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर रिव्यू के लिए कमेंट अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि हाई कोर्ट, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी डिटेल दी थी, हमने देखा था, पूरी इंटरप्रिटेशन दी थी। अब उस इंटरप्रिटेशन को फिर सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू करेगा। ठीक है, तो ऐसे में देखो बेल लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी के चलते देखो 2 दिन पहले ही इन्होंने जिस सेक्शन के चलते इनको बेल नहीं मिल रही थी उसको क्वेश्चन किया और उनकी 2 दिन बाद में डेथ हो गई। तो ये चीज़ क्या होती है, देखो वो यह बात आ जाती है कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है स्पीडी ट्रायल, कि आप जल्दी से जल्दी केसेस को डिस्चार्ज करो।
पर उसके अंदर इतना डिले हो जाता है कि एक आदमी अपने न्याय के लिए लड़ता लड़ता ही मर जाता है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। ऐसी चीज़ें करेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेमोक्रेटिक कंट्री में, कम से कम हमारे देश के अंदर तो। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, हैकर्स ने देखो 70 मिलियन की फिरौती मांगी है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है रिविल बताया जा रहा है, REVIL, बोला इसने अटैक कराया है। ये रशिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है हैकर्स का। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी US बेस्ड कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज का डेटा सीज कर दिया और बोल रहे हैं कि भाई पहले रैंसम दो, फिरौती दो, तभी हम आपकी फाइल्स को ओपन होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो ये कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि IT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो वल्नरेबिलिटी है उसमें एक और ऐड हो गया है ये एग्जाम्पल। इधर देखो, तालिबान के हाथ में पावर अब धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। USA के ट्रूप्स रातों रात बिना बताए गायब हो रहे हैं। आप ये देखो, बिना बताए रातों रात गायब हो रहे हैं। और मिलिटेंट्स ने अब तो पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट को भी ध्यान में नहीं रखा है। मतलब तालिबान अब पूरे मूड में है कि अब पाकिस्तान को भी अब हमारे ऊपर ज़्यादा दादागिरी करने नहीं देंगे। और पाकिस्तान ने भी देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक पैनल स्टैब्लिश किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैब्लिशमेंट को पुश दिया है, जिससे कि वो खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो नाइजीरिया में स्कूल एब्डक्टेड 150 स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आप एक चीज़ बताना मुझे कि नाइजीरिया में कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवेटेड रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखेंगे आप। बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ये रातों रात USA वाले जो ट्रूप्स है खाली करके चले गए। बाकी और इतना कुछ यहाँ पे काम का नहीं है। इकोनॉमी पेज पे अगर देखें तो देखो OPEC कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको कल भी बताया, तो OPEC कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेना। देखो, अभी आपको पता है कोविड-19 के चलते डिमांड क्रूड ऑयल की बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे में ये देशों की इकोनॉमी बहुत कोलैप्स होने वाली थी एक तरीके से। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया। अब डिमांड बढ़ रही है और इंडिया में आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल 100, 112, 115 रुपए पर लीटर मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इंडिया तो चाहता है कि भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, पर हो क्या रहा है बातचीत में, UAE ने ये कहा कि आप जो ये एक्सटेंशन देना चाह रहे हो प्रोडक्शन को एक्सेस में करने के लिए, बोलो उसको आप अभी मत करो, थोड़ा डिले करो। मतलब एक कंसेंसस नहीं निकल के आ पा रही। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए तो देखो चिंता की बात है। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी वो एक तो ये कि OPEC कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। OPEC जो ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और OPEC प्लस ग्रुप के बारे में भी ज़रूर पढ़ना। दूसरी चीज़, इंडिया जो है, इंडिया के इंटरेस्ट किस तरह से इन दूसरे कंट्रीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी देख लेना। वो भी हमने देख लिया। फिर आ जाता है देखो, लुकिंग टू ओपन सोर्स ई-कॉमर्स प्रोसेस। DPIIT ने एक पैनल सेटअप किया है कि इस पैनल को देखो बोला जा रहा है, इसका पैनल का नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? RS शर्मा, नंदन नीलेकनी और दूसरे और भी। टोटल मिलाकर के 9 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी के तौर पे इनमें अपॉइंट हो रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड MSME हो गई, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, NPCI, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इन सब के मेंबर्स, इनमें से एक मेंबर पिक करके टोटल 9 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी स्टैब्लिश की जा रही है। जिसमें देखो, जैसे UPI काम करता है ना, एक प्लेटफॉर्म सबके साथ में कनेक्टेड, बोला ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए, जिससे कि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ONDC, RS शर्मा, कौन कौन से मेंबरशिप है? टोटल मेंबर 9 है। कौन कौन रिप्रेजेंट, मतलब कौन कौन मेंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और अच्छा विजिबल हो जाए। ठीक है, एक तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो हमने देखा। एक UPI बेस्ड सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं ये। और एक यहाँ पे देख सकते हो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए पैनल, एडवाइजरी काउंसिल पैनल स्टैब्लिश किया जा रहा है। और स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है? DPIIT, ठीक है, उसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ONDC का मतलब आपको पता ही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये चीज़ देखो। नेक्स्ट न्यूज़ फिर ये है, ई-कॉमर्स कंपनीज है ना, वो ये कह रही हैं कि भाई क्लैरिटी कम आ रही है। अभी जो आपने रिसेंटली जो रूल्स अभी इंप्लीमेंट करने की बात की है कंज्यूमर के लिए, तो बोलो उनके लिए एक्सटेंशन दो, तो एक्सटेंशन देने की बात कर दी गई है। तो रूल्स के बारे में डिटेल हमने देख ही ली थी कि ई-कॉमर्स कंपनीज जो अपनी खुद की फ़ायदे के लिए जो काम करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी जो फ्लैश सेल्स निकालते हैं कि हाँ जी इतने घंटे के अंदर ये ख़रीद लो, ये सस्ते में मिल जाएगा, वो सारा,
तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया है इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें देखो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल वाइज है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हांगकांग में आपको पता ही है देखो कि लगातार चाइना अपनी पकड़ बनाया जा रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डाउन कर रहा है, तो फेसबुक, गूगल और ट्विटर हो सकता है कि एग्जिट कर ले जल्दी ही हांगकांग से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और पीईसी की बात हमने कर ही ली, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इधर। स्पोर्ट्स पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ इतनी सी है जी, रेसलर सुमित मलिक, ठीक है, इंडियन रेसलर, ठीक है, तो इनके 2 साल का बैन लगाया गया था कि इन्होंने डोपिंग टेस्ट प्रॉपर नहीं कराया, इसके चलते फेल हो गए थे, है ना, डोपिंग टेस्ट में। तो ये अपील करेंगे अगेंस्ट में कि हाँ जी मैं 2 साल का बैन क्यों, मैंने कोई गलती की नहीं ऐसा करके। तो सुमित मलिक एक रेसलर हैं, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा तो कोई और न्यूज़ इधर आप देख सकते हो, एएफआई ने अनाउंस किया है 26 मेंबर की एथलेटिक्स टीम ओलंपिक्स के लिए। अब इसमें कौन कौन से हैं, जिसमें दुती चंद भी है, ठीक है, मेंबर्स में टोक्यो में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि वुमेंस 120 मीटर रेसिंग में भाग लेंगी। एमपी जबीर मेंस का जो 400 मीटर हर्डल्स का जो होता है कंपटीशन, गुरप्रीत सिंह ये जाएंगे। इसी तरीके से अनु रानी भी जाएंगी, जो कि जेवलियन थ्रोअर, जो गोला फेंक होता भाला फेंक जो होते हैं वो। इस तरीके से आप देख सकते हो 26 मेंबर्स की टोटल टीम जा रही है, इंक्लूडिंग 16 एथलीट्स जो धावक होते हैं वो गए, और उसके अलावा 5 मेल एथलीट्स हैं जो कि 4x400 मीटर रिले में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हो। अब चलते हैं राजस्थान के कंटेंट पे। एफसीआई का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा रहा अब की बार, 23.4 लाख टन का प्रोक्योरमेंट किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान से, रबी सीजन में अभी रिसेंटली जो गया है उसमें। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है अपने आप में, ये कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि हाँ 22 लाख टन के लगभग हो जाएगा, पर 23.5 लाख के लगभग, ये 23.25 लाख के लगभग टन का प्रोक्योरमेंट किया गया है वीट सीजन का, ये जो रबी की सीजन गई है इसमें। एक तो ये है, बाकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी डिटेल आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कैसे प्राइस कैलकुलेट होती है, कौन कौन सी प्राइसेस एफसीआई बियर करता है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखोगे। फिर इधर देखो कि गाँव में ये बताया जा रहा है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इनकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे। तो जो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके तहत प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए या फिटर के रोल के लिए यूथ को ट्रेनिंग दी जाए। एक तो बढ़िया काम ये हो जाएगा, जिसमें अभी तक 39,193 यूथ को दिया भी जा चुका है। 4 महीने की ये ट्रेनिंग होती है, जिससे कि अब गाँव में क्या है, एक तो जल जीवन मिशन के तहत एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिटिंग का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशन है। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा और जॉब क्रिएशन भी आसानी से हो पाएगी। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपरली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को आसानी से जनरेट किया जा सके और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि बजट में अनाउंसमेंट ऑलरेडी किए जा चुके हैं एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग के साथ में। तो ये चीज़ें बताई हुई है। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।